बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग जो होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और दूसरा इसका जो सर है वो तकरीबन बहुत ही बड़े साइज़ का था और तक फुल कवर हो चुका है, और इसका डोनर, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा आखिर में। और जो स्वेलिंग होती है ट्रांसप्लांट के बाद उसके बारे में भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा और जब हो जाए तो क्या करना है। लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे जो क्लाइंट है मेरे साथ बैठे, आज इसका तीसरा दिन है। इसको स्वेलिंग हुई थी तो मैंने इसको रोक लिया, मैंने कहा जाओ इस पे वीडियो बनाते हैं। तो चूंकि ये मेरा दोस्त है, उसका ब्रदर इन लॉ है, तो मैंने इसी वजह से इसको ऑफ़र किया, क्योंकि इस वीडियो में कोई नहीं आना चाहता। अक्सर जिसको स्वेलिंग हो जाती है तो वो शर्माते नहीं दिखाते। मेरे मरीज़ों को होता है 2% लोगों को होता है, यानी 100 में से 2 लोगों को होता है। तो मोहम्मद से भी रिव्यू लेंगे। ये जब हमारे क्लिनिक आया था फर्स्ट टाइम, तो डेट नहीं थी हमारे पास। और ये मैसेज आप लोगों को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि डेट जो है हमारी बुकिंग की वो तकरीबन मई 2022 में आजकल चल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का इससे पहले भी हो जाता है। इसमें ऐसी है कि लोगों ने डेट लिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ मरीज ऐसे है कि इन्होंने फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क चले गए, या किसी ने हाइड्रा ड्रॉप किया, या किसी ने और जगह से करा लिया ट्रांसप्लांट, तो वो डेट तो ऑलरेडी वो बुक कर चुका है। तो वो डेट वो मरीज़ जब नहीं आ जाता है या उसको कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है तो वो मिस हो जाती है। तो उसमें इस तरह हम वेटिंग लिस्ट वाले या जो इमरजेंसी में आ जाते हैं उस मरीज़ों को, ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आया था और इसको 1 हफ्ता 2 महीने वेटिंग लिस्ट पे रखा, और 3 दिन पहले डेट खाली हो गई। और वो भी इस तरह खाली हो गई, वो हमारा एक मरीज़ था, उसका हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया तो वो ड्रॉप हो गया। यानी जिन लोगों की टेस्ट में भी कोई ख़राबी आ जाती है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको स्पेस मिल गई। तो मोहम्मद से हम पूछेंगे इसके, जो हमारे क्लिनिक आया था तो कहते हैं मैं यहाँ पे बेटा, किसी से पूछा तो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ, किसी से पूछा तो ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो कोई कनाडा से आया हुआ था, और पंजाब सिंध हर जगह के मरीज़ के। तो मैंने सोचा ये कह रहा था कि ये मेरे साथ कुछ ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब वोटी में इसने देखा और ये 3 दिन मेरे क्लिनिक का विज़िट किया, और ये रोज़ आता है, वाश के लिए भी आता है, तो इसके बारे में इससे रिव्यू लेंगे कि मोहम्मद क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं जब पहली दफ़ा यहाँ पे आया, मैंने काफ़ी दोस्तों से इस क्लिनिक के बारे में सुना था, और सब ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप डॉक्टर हबीब के क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाएं। मैं जब पहली दफ़ा आया तो मुझे रिसेप्शन पे, सिडनी से मैं आया तो मुझे रिसेप्शन पे बोला गया कि वेटिंग लिस्ट जो है वो काफ़ी, मतलब उसमें टाइम है, 5-6 महीने होंगे। तो लेकिन मुझे ऑन कॉल पे इन्होंने रखा। और फिर मैं जब डॉक्टर साहब से फ़र्स्ट टाइम कंसल्टेशन के लिए मिला तो मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग, कोई स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ था, कोई यूके से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई बलूचिस्तान से। तो मुझे लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जगहों से लोग इस एक क्लिनिक में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कोई ड्रामा होगा या ये कोई ऐसी ऐसी बात है। लेकिन बाद में जब मैं आया, मेरा यहाँ पे जो प्रोसीजर हुआ FUE का, तो मैंने देखा कि जो बाकी ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो कि वाकई में फ़ॉरेन से आए हुए थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई लंच टाइम पे, और वाकई में सब ने मुझे यही बोला कि उन्हें भी, दोस्तों ने और बाकी जगहों से उनको रिकमेंड किया गया था कि आप यहाँ पे डॉक्टर हबीब साहब से करवाएं। और यहाँ पे जो इनका स्टाफ है, हाईली ट्रेंड स्टाफ है। सारी जो प्रोसीजर्स यहाँ पे जो भी होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो डॉक्टर साहब ख़ुद सुपरवाइज़ करते हैं, और सारे टेक्नीशियंस इनके अपने ट्रेंड करदा टेक्नीशियंस हैं। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस यहाँ से, और मैं रिकमेंड करता हूँ किसी को भी जो पाकिस्तान में है या अब्रॉड है, स्पेशली जो अब्रॉड हैं। ऑब्वियसली फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे ट्रीटमेंट्स की, और उससे काफ़ी कम फ़ी में आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगी अगर आप यहाँ से करवाएंगे। अच्छा, एक बात जो मोहम्मद ने की मेरे स्टाफ के बारे में, वो तो मैं भी कहता हूँ कि ये जो मेरे साथ स्टाफ है ये तकरीबन 10-11 साल हो गए, सब ट्रेंड है। और पूरे स्टाफ से मैंने जब इसको भर्ती किया है उससे स्टाम्प पेपर लिखवाया है और कुरान पे हाथ रखवाया था कि मरीज़ के साथ, स्टाफ के साथ, क्लिनिक के साथ किसी भी किस्म का धोखा नहीं करेंगे। तो ये जो मेरा स्टाफ है इसका मेन रोल है मेरे ट्रांसप्लांट में। अगर मैं अकेले ट्रांसप्लांट करना चाहूँ तो शायद मैं पूरे 2 दिन में एक ही केस कर लूँगा। और ये जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि ये टीम वर्क है। कभी कभी मरीज़ आते कहते सर पूरा मेरा अपने खुद करने में, कहता हूँ कभी मैं खुद नहीं कर सकता हूँ।
तो इसके बारे में भी मैं मोहम्मद से पूछता हूँ कि आया ये पॉसिबल था कि अगर आपका ट्रांसप्लांट मैं अकेले करना चाहता तो मैं कर सकता। तो इसके बारे में भी ये बता देगा। और ट्रांसप्लांट के 3 हिस्से होते हैं मेरे क्लिनिक पे। कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो इसमें मैं नहीं बताता हूँ। जैसे मरीज आता है, चेकअप करते हैं, मुझसे मिलता है, प्लानिंग मेरी होती है कि किस तरह कहाँ से कितने ग्राफ्ट निकालने, कहाँ पे लगाने। और फिर जो मेन ब्लेड का काम होता है सर्जन का, वो मैं हर मरीज़ का अपने हाथों से खुद ही करता हूँ। और जो टेक्नीशियन भी काम करते हैं उसको भी मैं ही सुपरवाइज करता हूँ, उसको बताता हूँ कि ऐसा करना है या नहीं करना है। क्योंकि मोहम्मद का ट्रांसप्लांट जिस दिन हुआ तो उसके तकरीबन सर बहुत बड़े पूरा कवर हो गया, लेकिन पीछे एक 2 फिंगर जगह बाकी थी। तो नेक्स्ट डे जब ये आया तो मैंने कहा कि ये 2 फिंगर जगह भी छोड़नी नहीं है, इसको हमने पूरा करना है। फिर इसको लेटाया हमने, साइड ऑन से इधर उधर से ग्राफ निकाल के इसका पूरा कर दिया, क्योंकि अब ये दूसरा सेशन नहीं करेगा। और इसके सर के ग्राफ्ट अगर काउंट किए जाए, इसका सर बहुत बड़ा है, तो तकरीबन ये 6-7,000 ग्राफ्ट होंगे, इससे कम नहीं होंगे। और काउंटिंग भी हम नहीं करते। हर किसी को मैं कहता हूँ कि हम काउंटिंग पे नहीं जाते। इसका डोनर अच्छा था, बहुत सारे ग्राफ निकले, बहुत सारे हमने लगा दिए। स्किन भी अच्छी थी, ये स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करता है, तो इसी वजह से इसका काम बहुत अच्छा हो गया है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि ये पूरा काम मैं आप खुद नहीं करता हूँ। इसके बारे में मोहम्मद से पूछते हैं क्या है वाकई ये तरीका जो जिस तरह हम करते हैं ठीक था, या मुझे खुद करना चाहिए पूरा। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो ट्रीटमेंट था ये पूरा तकरीबन 12 से 14 घंटे का प्रोसीजर था, और ये किसी भी इंसान के लिए अकेले करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो शुरू में एक्सट्रैक्शन की टीम थी, बाद में फिर डॉक्टर साहब ने ख़ुद हेयर लाइन मार्क किया, और सारे जो उसके जो सर्जिकल प्रोसीजर वो उन्होंने ख़ुद किया, और उसके बाद ग्राफ्टिंग की टीम। तो ये डिफरेंट टीम्स थी, और ये काम ही मतलब मल्टीपल टीम्स का है। एक बंदे के लिए शायद इम्पॉसिबल हो कि वो 14 घंटे खड़ा रहे और एक ही मरीज़ पे वो ये सारा प्रोसीजर खुद ही करे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो स्वेलिंग होती है, इस पे मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाई है, और मेरा ख्याल था कि बना के दिखाऊंगा। तो इसको स्वेलिंग हुई है, और ये स्वेलिंग कल इससे ज़्यादा होगी, इसकी आंखों पे थोड़ी आएगी। प्रोबेबिलिटी है, अल्लाह ना करे कि आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। ये स्वेलिंग जो होती है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम 1-2 किस्म के इंजेक्शन लगाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, एक तो ये होते हैं सुन करने के लिए, दूसरे टुमिसेंट होती है उसको ये स्किन को स्वेलिंग के लिए, ताकि ये ऊपर आ जाए, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, और इसके जो आपके ब्लड वेसल्स वगैरह है जो खून वगैरह निकालते हैं तो वो बंद हो जाए, वो प्रेशर की वजह से। और जो तीसरी बात, जो नर्व्स वगैरह है वो नीचे रह जाती है, तो डैमेज का ख़तरा भी नहीं होता है। उसके लिए जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन इस तरह होते हैं कि वो आपके बॉडी को ख़ुद जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको जज़ब करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो निकल जाता है पेशाब में या लीवर के ज़रिए। लेकिन कुछ लोगों की जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, उस पर वो फ्लूइड जो हमने डाला होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो टिश्यू प्लेन्स में नीचे आ जाती है, यानी स्किन के नीचे, आंखों के राउंड आ जाती है, इधर आ जाती है, इधर पीछे चली जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती है, लेकिन मरीज़ परेशान हो जाता है अगर किसी को स्वेलिंग हो जाए। और ये फोरहेड स्वेलिंग तो तकरीबन हर किसी को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसको ज़्यादा है, तभी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये स्वेलिंग जो है ये आप लोग देख लीजिए जूम करके, ये इसको स्वेलिंग है। ये ऊपर से जो फ्लूइड हमने इंजेक्शन लगाए थे ये नीचे आ गए। अब ये साइडों पे थोड़ा देख ले, इधर से थोड़ा ज़्यादा है, ये देखो, और इस साइड पे दिखाए, ये यहाँ से आपको सही क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे स्वेलिंग है। तो ये स्वेलिंग कल मैंने इसको बता दिया कि शायद इधर आ जाए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 72 आवर लेते हैं, 72 यानी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हो भी जाए तो इसके लिए ये करे कि इसको बर्फ़ ले ले शापर में, और आइस की टकोर दे दे इसको 2-3 दफ़ा दिन को। लिटरेचर में पाइनएप्पल लिखा हुआ है कि पाइनएप्पल की स्लाइसिस खा ले ज़्यादा, उससे भी कम हो जाती है। डेंजिन डीएस टेबलेट हम कभी कभी देते हैं, और बहुत ही सीवियर केसेस में फिर स्टेरॉइड टेबलेट भी हम साथ देते हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं देता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी टेबलेट, क्योंकि ये ख़ुद फिजियोलॉजिकली 72 घंटों में ये जज़ब हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो सर है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग देख ले, इसका सर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, यानी बहुत ही लंबा और बड़ा सर है, और बहुत सारे ग्राफ्ट इस पे लग गए क्योंकि इसका डोनर अच्छा था।
और तक पूरा हो गया, यानी पहले दिन इसका यहाँ तक हुआ था, यहाँ पे 2 फिंगर रह गया था, तो अगले दिन हमने पूरा कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर हबीब पूरा सर कवर नहीं करते हैं। डॉक्टर हबीब हर किसी का सर पूरा कवर करने की कोशिश में होता है, लेकिन वो डिपेंड करते हैं आपके डोनर साइड पे। अगर आपका डोनर साइड अच्छा है, उससे ज़्यादा ग्राफ्ट निकले तो ज़्यादा कवर होगा, उससे कम ग्राफ्ट निकले तो उससे कम कवर होगा। तीसरी बात यह कि कमज़ोर डोनर से भी मैं फुल कवर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसमें लोग क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि पूरा कवर करेंगे, तो उसमें जो ग्राफ्ट की डेंसिटी है जो करीब करीब लगाते वो नहीं लगाते, दूर दूर लगा के आपको सर तो कवर कर लिया उसने, लेकिन उसमें फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। पहले हम भी इस तरह करते थे, 3 साल पहले मरीज़ कुछ फुल कवर होने पे खुश होते थे, तो मैं डेंसिटी कम करके फुल तो कवर हो जाता था, लेकिन उसमें फिर रिज़ल्ट नहीं आता है। उसके साथ फिर डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपने तो कर लिया, अब डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, रिज़ल्ट की आप रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन जब रिज़ल्ट आता था तो मरीज़ खफा होता था, तो उसमें दोबारा डॉक्टर को ही फ्री करनी पड़ती थी, या मरीज़ के साथ जो है ना ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने पॉलिसी ये 2 साल से चेंज किया है। मैं जब फुल डेंसिटी के साथ जाता हूँ, आपका सर फुल कवर होता है या आधा कवर होता है, वो आपके डोनर पे डिपेंड करते हैं। फुल कवर होते हैं, हमारा मरीज़ के साथ वादा होता है कि ग्राउंड भी ज़्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, तो फुल कवर करके देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डोनर अच्छा होता है, फुल कवर नहीं हो जाता है। कुछ लोगों की स्किन सख्त होते हैं, वहाँ से ग्राफ्ट नहीं निकलते। अगर आपकी सख्त स्किन है तो ये भी शायद चांस है कि आपका डोनर अच्छा भी हो और फुल कवर ना हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एवरेज डोनर से भी फुल कवर हो जाता है या ज़्यादा ग्राफ्ट लग जाते हैं, और उसकी स्किन नरम होती है, वहाँ से ग्राफ्ट ज़्यादा। और ये जो ऑपरेशन से पहले मैं बताता हूँ कि आपका डोनर अच्छा है बुरा है, वो मेरी असेसमेंट होती है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे कहता हूँ। डोनर का एग्जैक्टली उस दिन पता चलता है जब आप निकालते हो कि डोनर साइड कैसे है। और मेरी जो असेसमेंट है, मैंने नोट किया है, वो तकरीबन 10% टाइम गलत होता है। कभी कभी मरीज़ को मैंने कहा होता है कि आधा सर होगा तो उसका फुल कवर हो जाता है, कभी कभी मैंने कहा होता है कि नहीं आपका फुल हो जाएगा तो उसका आधा हो जाता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डोनर साइड का एग्जैक्ट पता उस दिन पता चलता है जब आप निकालते हो। कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ग्राफ्ट अच्छे निकल जाते हैं, कभी कभी अच्छा होता है और ग्राफ्ट कम निकल आते हैं। आखिर में इसका डोनर दिखाऊंगा। तो इसका डोनर साइड देख ले हमने कहाँ से लिया है। ये देखे यहाँ से शुरू होता है, तकरीबन इतना वाइड है, और पीछे जाते हुए दूसरे साइड पे वहाँ तक हमने लिया है। और ये नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट वाली बात, अगर मैं इसको आज कह दूँ कि ये तकरीबन 8-9 हज़ार ग्राफ्ट है, तो ये कभी नहीं काउंट कर सकते। इतने बड़े सर में जो हमने ग्राफ्ट लगाई है तो कभी नहीं काउंट कर सकते। तो मेरी क्लिनिक में ये पॉलिसी नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि इतने ग्राफ्ट लगाऊंगा या ये इतने ग्राफ्ट है। बस आपके डोनर पे डिपेंड करते हैं, डोनर से ज़्यादा निकले ज़्यादा लगाएंगे, कम निकले तो कम लगाएंगे। और ये देख आप लोगों के सामने। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।